हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लॉजिकलिक लर्निंग। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल विद मिनिमम टेक्स्ट एंड मैक्सिमम पॉइंट्स। नो लॉन्ग पैराग्राफ्स, जस्ट टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन, ताकि बिना टाइम वेस्ट करें हम इस टॉपिक को जो है तैयार कर सके अच्छे से। सो स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जिन भी लोगों का एग्जाम होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर्स। और अगर आप कोई इंटरव्यू या वाइवा भी दे रहे हैं इसके ऊपर, तो भी आपको इसके सारे फेजेस की एक बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या है। एसडीएलसी कहता है कि जब भी आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू करते हैं, तो एक सॉफ्टवेयर बड़े सारे फेजेस से जो है गुजरता है अपने डेवलपमेंट में। यानी पहले आपको जो है आइडिया आया होगा कि क्या सॉफ्टवेयर बनाना है। उसके बाद आपने उसे प्लान आउट किया होगा क्या क्या किया जा सकता है, फिर आपने उसका एक डिजाइन तैयार किया होगा, फिर आपने उसकी कोडिंग करी होगी। तो ऐसे बहुत सारे फेजेस हैं जिनसे जो है आपका सॉफ्टवेयर गुजरता है फाइनल फिनिश प्रोडक्ट बनने से पहले। तो उन्हीं सारे फेजेस को कहा जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यानी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की पूरी लाइफ साइकिल क्या थी, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुंचा, कौन कौन से एसेंशियल फेजेस हैं। तो आज हम जो मेजर फेजेस हैं एसडीएलसी के, उनके बारे में जानेंगे। तो यही जो है इसकी डेफिनेशन भी कहती है कि ये क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ इंटरकनेक्टेड स्टेप्स है। सीक्वेंस इसलिए क्योंकि ये आपको प्रॉपर बताता है कि फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड स्टेप ये होगा, थर्ड स्टेप ये होगा। यानी अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है कि सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है, तो ये आपको गाइड करता है कि पहले आपको ये स्टेप करना है, जब ये स्टेप आपका पूरा हो जाए तो सेकंड स्टेप आपको ये करना है, थर्ड स्टेप आपको ये करना है। करते करते लास्ट स्टेप में जब आप पहुंचेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो बनके तैयार हो जाएगा। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, जो कि स्टेप्स कैसे इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड का मतलब है पहले स्टेप में आप कुछ बनाएंगे, जब ये बनके तैयार हो जाएगा तो इसी को आप दूसरे स्टेप में यूज करेंगे, फिर इसमें से कुछ बनके तैयार हो जाएगा, उसी को आप थर्ड स्टेप में यूज करेंगे। तो सारे स्टेप क्या है, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। यानी पहला स्टेप खत्म होता है, उसी को यूज करके फिर दूसरा स्टेप शुरू शुरू होता है, एंड सो ऑन। तो ऐसे स्टेप्स जिन्हें सीक्वेंस में चलाया जाता है, जो एक के बाद एक आते हैं और एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में मदद करते हैं, इसको कहते हैं एसडीएलसी, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा काम है जिसमें वेरियस एक्टिविटीज होती हैं। तो ये क्या करता है, आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को डिस्टिंक्ट फेजेस यानी अलग अलग फेजेस में बांट देता है, ताकि आप जो है एक ये बहुत लंबी जो प्रोसेस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, उसके अलग अलग फेजेस को पहचान पाए कि शुरू में अभी हमें ये काम करना है इस फेज में, दूसरा काम हमें करना है इस फेज में, एंड सो ऑन। और हर फेज में ये क्या कहता है, हर फेज में एक स्पेसिफिक टास्क और गोल होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ ब्रीफ कर रही हूँ, इन फेजेस को अभी मैं डिटेल में भी समझाऊंगी। तो अगर आप देखें यहाँ 1 से लेके 6 तक जो है नंबरिंग करी हुई है फेजेस की। तो ये क्या करता है, आपके सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट को मेजरली इन 6 फेजेस में, आपके सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट का जो काम है उसे इन 6 फेजेस में बांट देता है। कैसे? कहता है कि पहले फेज में कुछ समय तक हम प्लानिंग करेंगे उसकी, फिर प्लानिंग के बाद एक समय आएगा जब हम उसको एनालाइज करेंगे कि हमने क्या प्लान किया, क्या रिक्वायरमेंट गैदर करी। फिर जो है हम डिजाइन का काम शुरू करेंगे। फिर जब डिजाइन हो जाएगा, फिर हम इम्प्लीमेंटेशन यानी कोडिंग का काम शुरू करेंगे। जब कोडिंग हो जाएगी, तब हम उसकी टेस्टिंग और सारे कंपोनेंट्स की इंटीग्रेशन करना शुरू करेंगे। जब टेस्टिंग इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी, तो हम जो है सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करके मेंटेनेंस के काम के लिए प्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये जो है 6 मेजर स्टेप हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहती है। यानी एक सॉफ्टवेयर अपनी पूरी लाइफ साइकिल में इस फेज से शुरू होके इन सब से गुजरते हुए लास्ट इस फेज तक पहुंच जाता है। आगे देखते हैं। ये कहता है कि ये एक टॉप टू बॉटम अप्रोच है। टॉप टू बॉटम अप्रोच का मतलब होता है कि आपने पहले फेज में जो काम किया होगा, इससे आपको कोई आउटपुट निकल के आया होगा, उसी आउटपुट को जो है आप दूसरे फेज में भेजेंगे, तब उसके ऊपर काम होगा और दूसरा फेज कंप्लीट हो पाएगा। इसी तरह दूसरे फेज से जो आउटपुट निकल के आया होगा, उसे आप फिर तीसरे फेज में भेजेंगे, तभी उसमें तीसरा फेज परफॉर्म हो पाएगा और चौथे फेज के लिए फिर वो तैयार हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि पहले फेज में हम एक प्लान तैयार करेंगे पेपर पे। जब हम उस प्लान को तैयार कर लेंगे डॉक्यूमेंट को, तब हम उस डॉक्यूमेंट को एनालाइज करेंगे। जब हम उसे एनालाइज कर लेंगे, फिर उसपे जो करेक्शंस करी होंगी उसे यूज करके हम डिजाइन तैयार करेंगे, एंड सो ऑन। तो इसीलिए इसे कहते हैं कि ये टॉप टू बॉटम अप्रोच है। पहले स्टेप में आपने जो किया होगा, वहां से बारी बारी से उतरते 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 आप लास्ट स्टेप तक पहुंच जाते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा है कि ये इनपुट लेता है फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप, अपने पिछले स्टेप से जो है इनपुट लेता है, और उसी की मदद से जो है अगले स्टेप का आउटपुट तैयार करता है। हमें एक टर्म यहाँ याद रखनी है, आउटपुट फ्रॉम ईच फेज, यानी हर फेज से जो आउटपुट निकल कर आता है, उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट का प्रोडक्ट का मतलब है फाइनल प्रोडक्ट नहीं है अभी, थोड़ा हमारे पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस का थोड़ा सा पार्ट जो है तैयार हो गया है, यानी एक फेज जो है खत्म हो गया है। इसी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को हम वर्क प्रोडक्ट भी कहते हैं और डिलीवरेबल्स भी कहते हैं। वर्क प्रोडक्ट और डिलीवरेबल टर्म्स ऐसे यूज होती हैं, जैसे हम कहते हैं कि एक टीम होगी जिसने प्लानिंग करी होगी, वो प्लानिंग करके हमें डिलीवरेबल देगी, यानी वो डिलीवर करेगी हमें प्लानिंग का डॉक्यूमेंट। फिर हम इस प्लानिंग डॉक्यूमेंट पे एनालिसिस करेंगे। तो ये इस टीम का डिलीवरेबल है, यानी इनको जो डिलीवर करना है अगली टीम को। तो ये था एक बेसिक कि हमें क्या पता होना चाहिए एसडीएलसी के बारे में।
अब हम आ रहे हैं इसके इन्हीं सब फेजेस के बारे में डिटेल में जानने। मेजर पॉइंटर्स जानेंगे इन फेजेस के बारे में ताकि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन रहे इसे एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पिछले स्लाइड में मैंने आपको जो डायग्राम दिखाया था, मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। उसी के 6 फेजेस को मैंने यहाँ डिटेल में कर दिया है, तो बारी-बारी से इनको समझते हैं। पहला फेज हमारा आता है स्टेज 1, जब हम शुरू करते हैं अपने काम को। तो फेज 1 कहता है हमें इसमें 2 मेजर काम जो है निपटाने हैं। पहला है प्लानिंग, दूसरा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। दोनों वर्ड्स का मतलब है कि हम पूरा प्लान प्रिपेयर करेंगे कि हम क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, हम इसे कैसे बनाने वाले हैं, इसका आगे जाके क्या स्कोप होने वाला है। और साथ में करेंगे रिक्वायरमेंट एनालिसिस कि हम जो बनाना चाह रहे हैं, हमारे यूजर्स की उस सॉफ्टवेयर से क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे अगर आप बनाने वाले हैं एक मैसेंजर, तो आप लोगों से फीडबैक लेंगे कि एक चैट मैसेंजर में लोगों को क्या-क्या चीजें चाहिए होती है, ताकि आगे जाके आप उसी के बेस पर एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाएँ, ताकि उसमें वही फीचर्स हो जो लोग पसंद करें। तो इस फेज में मेजरली कौन-कौन से काम किए जाते हैं? पहला, प्रोजेक्ट स्कोप डेफिनिशन। प्रोजेक्ट का पूरा स्कोप डिफाइन किया जाता है कि हम क्या बनाने वाले हैं, इसका आगे जाके क्या स्कोप है, इसे कितना डेवलप किया जा सकता है, इसकी क्या फीजिबिलिटी है, क्या ये पॉसिबल भी है कि नहीं है बनाना, पॉसिबल है तो किस तरह पॉसिबल है। जब हम ये सब काम कर लेते हैं, फिर हम करते हैं सेट ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। तो हम क्या करते हैं, अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं। जैसे आपने पहले एक वेग आइडिया दिया होगा कि हम मैसेंजर बनाना चाहते हैं, आगे जाके फ्यूचर में वो ऐसे एक्सपैंड हो जाएगा, लोग ऐसे पसंद करेंगे, इसको ऐसे-ऐसे किया जा सकेगा। पूरा आपने एक ओवरव्यू स्कोप बता दिया। अब इस बेस पे आप एक सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव और गोल्स कि हमारा गोल क्या है, कि हम एक मैसेंजर ऐप बनाएँ, जिस ऐप में यूजर्स जो हैं वो स्टेटस अपलोड कर पाएँ और चैट्स कर पाएँ। यानी ये आप क्या कर रहे हैं, अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं कि हमें क्या चीज़ चाहिए, उस चीज़ में क्या-क्या होना चाहिए। तो हम अपने प्रोजेक्ट के जो गोल्स हैं वो यहाँ बता देते हैं। साथ में हम कर लेते हैं रिसोर्स प्लानिंग। ये प्लानिंग का सबसे बड़ा पार्ट है। रिसोर्स प्लानिंग में आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हम किस तरह की ऐप बनाना चाह रहे हैं, इसे बनाने के लिए कितने लोग हमें चाहिए, कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करने पड़ेंगे, कितना कॉस्ट लगेगा, कितना सॉफ्टवेयर कॉस्ट आएगा, कितना टाइम लग सकता है, हमारी क्या-क्या रिसोर्सेज़ यूज़ होंगी, सब कुछ। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, ये आपकी प्लानिंग और रिक्वायरमेंट एनालिसिस में ही कवर हो जाती हैं। यानी आप पूरे प्रोजेक्ट का जो फ्यूचर है, पर्सपेक्टिव है, वो आप इसी फेज़ में देख-दाख के खत्म कर देते हैं। तो जब इतनी चीज़ फाइनल हो जाती है कि हमने सब सोच लिया इसमें क्या होने वाला है, तब इससे हमारी जो तैयारी निकल कर आती है, यानी जो डॉक्यूमेंट हमने किया होगा, जिसमें हमने इसका स्कोप, गोल्स, रिसोर्सेज़ क्या-क्या होंगी, ये सब लिखा होगा, तैयार किया होगा, इस डेटा को हम दूसरे स्टेज पे भेजेंगे। तो जब दूसरे स्टेज पर ये डेटा आ जाएगा कि हमने ये सोचा है, हम ऐसा कुछ बनाएँगे, ये ऐसे यूज़ होगा, इसमें इतने लोग आपको मिलेंगे बनाने के लिए, ये चीज़ मिलेंगी। तब हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं, हमें क्या-क्या रिसोर्सेज़ मिल रही हैं उसे करने के लिए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर हम ये 3 एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करेंगे। पहली कहती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है, हमें एक्चुअली ऐप से क्या फंक्शनैलिटी करवानी है, क्या रिक्वायरमेंट है हमारी कि ये ऐप क्या काम करके दे हमें। यानी टोटली जो आपके सॉफ्टवेयर को चलाने की, उसमें क्या-क्या चलना चाहिए, ऐसी रिक्वायरमेंट्स को कहते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जैसे अगर आप आज कहें कि मुझे एक मैसेंजर ऐप चाहिए जिससे मैं अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर पाऊँ, तो ये मैसेजिंग करने वाली जो फंक्शनैलिटी है, आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। सेकंड जो है हम डिफाइन करते हैं टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। टेक्निकल रिक्वायरमेंट जो है रेफर करती हैं उन चीज़ों को, जैसे कि आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। जैसे आप कहें कि आज मेरा एक सॉफ्टवेयर है, जो मैक के सिस्टम्स पे चल सकता है, यानी आईओएस पे चल सकता है। तो आईओएस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो इसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। या फिर आप कहें मेरे पास एक गेम है, जो ऐसे कंप्यूटर में ही चल सकती है, जिसमें कम से कम 8 जीबी रैम तो होनी चाहिए, इससे कम वाले पे ये चल नहीं पाएगी। ये सब क्या है, इसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। तो ये भी जो है हम यहीं पे डिफाइन कर देते हैं कि हमारी जो ऐप है उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। थर्ड है रिव्यू एंड अप्रूवल। इसमें हम क्या करते हैं, हमने जितना भी काम अभी तक किया है, स्पेशली ये दोनों पार्ट्स का, रिक्वायरमेंट डिफाइन करने का, इसका हम रिव्यू एंड अप्रूवल कर लेते हैं। यानी कि सारे स्टेक होल्डर से इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। इन चीजों में कोई चेंजेस चाहिए तो वो चेंजेस इनकलकेट हो जाते हैं, और फाइनली जो है आपका एक डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाता है कि जो भी लिखा है कि ये चाहिए, ऐसा-ऐसा बनना चाहिए, ऐसी-ऐसी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, ऐसी-ऐसी टेक्निकल एबिलिटी होनी चाहिए, सारी चीज़ें जो है फ्रीज़ कर दी जाती हैं यहाँ पर आकर। तो यहाँ पर जो है आपका सेकंड फेज़ खत्म हो जाता है, दैट इज़ डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद अब ये जो फाइनल आपने यहाँ पे किया है, इस फाइनल डॉक्यूमेंट को दिया जाता है थर्ड स्टेज के लिए, जहाँ बोला जाता है कि हमने सब फिक्स कर लिया है, अब आप शुरुआत करिए इसका डिज़ाइन बनाने की। तो इसका जो थर्ड स्टेज है, वो है डिज़ाइन बनाना। तो अब जो ये डिज़ाइन वाला फेज़ है, इसमें आप ये मत सोचिएगा कि हम इसमें सिर्फ स्क्रीन्स को डिज़ाइन करके रख देते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है इस प्लेलिस्ट की वीडियोज़ में। डिज़ाइन का मतलब है सिस्टम का ओवरऑल डिज़ाइन बताना। जैसे इसमें 2 तरह के डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं, एचएलडी दैट इज़ हाई लेवल डिज़ाइन,
LLD दैट इज लो लेवल डिजाइन। अब ये हाई लेवल डिजाइन क्या चीज होती है? हाई लेवल डिजाइन कहता है हम एक पूरे सिस्टम का ओवरऑल डिजाइन तैयार करेंगे। यानी आप कहते हैं मेरा एक सॉफ्टवेयर होने वाला है जिसमें कि जैसे मान लीजिए ये किसी कॉलेज का पोर्टल है, यह कॉलेज का ERP है, ऐसे हम एक कॉलेज का सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं। तो आप एक हाई लेवल डिजाइन तैयार करेंगे। आप कहते हैं हम इसमें बताएंगे इसमें क्या क्या मॉड्यूल होंगे। जैसे हो सकता है एक मॉड्यूल है जिसमें टीचर्स जो है अपना डेटा देख पाए, अटेंडेंस ट्रैक कर पाए बच्चों की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे ही इसमें एक और मॉड्यूल हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें स्टूडेंट्स अपने मार्क्स, अटेंडेंस और बाकी चीजें देख पाए। ऐसे ही एक और मॉड्यूल हो सकता है एडमिन का, जिसमें एडमिन जो है एडमिशन रिलेटेड और बाकी चीजों की इंफॉर्मेशन डाल पाए। तो ये क्या है, हम तीन अलग अलग मॉड्यूल बता रहे हैं। टीचर्स के लिए एक अलग मॉड्यूल बना रखा है सॉफ्टवेयर में हमने, एक स्टूडेंट्स के लिए, एक एडमिन के लिए। तो ये हम बता रहे हैं एक ओवरऑल सिस्टम का आर्किटेक्चर, यानी हमारा जो पूरा सॉफ्टवेयर होगा उसका ओवरऑल आर्किटेक्चर क्या है। तो इसे कहते हैं हाई लेवल डिजाइन। इस टर्म को ध्यान रखिएगा, कभी कभी पेपर में ऐसे शॉर्ट नोट आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन HLD, तो आपको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म है हाई लेवल डिजाइन। अब ये तो हो गया। लो लेवल डिजाइन क्या कहता है? लो लेवल डिजाइन कहता है कि अभी आपने ये जो बात करी है अब हम इसकी डिटेल में उतर जाएंगे। यानी लो लेवल डिजाइन में हम बताएंगे कि हर कंपोनेंट का, जैसे मान लीजिए ये टीचर्स कंपोनेंट जिसके बारे में आपने यहाँ बात करी थी, इसके अंदर अब क्या क्या होने वाला है। तो हम इसको पूरा जो है डिटेल में बताएंगे लो लेवल डिजाइन में। जैसे इसके क्लास डायग्राम्स बनाएंगे, आपने ये टर्म्स पहले कभी सुनी होंगी, क्लास डायग्राम्स, इसका लॉजिक फ्लो बताएंगे कि इसमें जो है टीचर यहाँ डेटा एंटर करेगा, डेटा एंटर करने के बाद ये डेटा कहाँ जाने वाला है, डेटाबेस से कहाँ से फेच होने वाला है, इसके बाद ये टीचर की स्क्रीन को कहाँ ले जाएगा, क्या क्या खुलेगा। तो ये सारा, यानी कि हाई लेवल डिजाइन में हम पूरे सिस्टम का एक ओवरऑल डिजाइन बता देते हैं कि क्या पूरा आर्किटेक्चर होगा। लो लेवल डिजाइन में हम उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को खोल खोल कर बताते हैं कि इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। तो ये है HLD एंड LLD। जब ये काम तैयार हो जाता है, आप पूरा डिजाइन आर्किटेक्चर बता चुके हैं सिस्टम का, पूरे का भी और उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का भी, तो एक ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार होके आपके पास आ गया है यहाँ से। अब यहाँ से जो ब्लूप्रिंट तैयार होके आया है, ये भेजा जाएगा फर्दर स्टेज 4 पे काम करने के लिए। तो स्टेज 4 क्या है? हमारा मेजर काम डेवलपमेंट। यानी यहाँ हम क्या करेंगे, हमें जो ब्लूप्रिंट बताया गया है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, इसमें 3 मॉड्यूल होने चाहिए, ऐसी ऐसी स्क्रीन होनी चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, अब वो सब हम यहाँ पे कोड करना शुरू करेंगे। तो डेवलपमेंट स्टेज में हम किस किस चीज का ध्यान रखते हैं? कोडिंग करेंगे बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स। ये आपको ध्यान रखना होता है जब आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं, तो कुछ कोडिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे आप इसे रूल्स एंड रेगुलेशंस मान लीजिए, उसी को ध्यान में रखते हुए आपको जो है कोड करना होता है। सेकंड हम कहते हैं इसमें हम और क्या ध्यान रखते हैं डेवलपमेंट में? स्केलेबल कोड एंड वर्जन कंट्रोल का। अब ये स्केलेबल कोड क्या चीज होती है, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा है। स्केलेबल का मतलब होता है आपकी एप्लीकेशन आज 100 यूजर्स को सपोर्ट कर पा रही है, हो सकता है कल को आपका बिजनेस एक्सपैंड हो जाए और आपके यूजर हो जाए 1000। तो क्या आपका ये सॉफ्टवेयर इन 1000 यूजर्स का लोड झेल पाएगा? ऐसा तो नहीं है कहीं ये क्रैश होना स्टार्ट हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इसको कहते हैं स्केलेबिलिटी। तो इसी डेवलपमेंट फेज में हमें इन चीजों का ध्यान रख लेना होता है। यानी ये नहीं है कि आज मुझे बोला है कि 100 लोगों के लायक मैसेंजर बना दो तो मैं बस 100 लोगों के लायक मैसेंजर बना के रख दूं। मुझे स्केलेबिलिटी का ध्यान रखना है। और साथ में वर्जन कंट्रोल, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी जो एप्स होती है वो वर्जन में रिलीज होती है। जैसे आज आपने इस मैसेंजर का वर्जन 1 रिलीज कर दिया, कल को आपको इसमें कुछ नए इनहैंसमेंट्स करने का मौका मिल गया, आपने इसमें कोई नए फीचर ऐड कर दिए, तो आप वर्जन 1.1 आगे जाके वर्जन 1.2 वगैरह वगैरह रिलीज कर सकते हैं। तो ये चीजें भी जो है यहीं पे फिक्स हो जाती हैं। कुछ चीजें आपको ये प्रोफेशनल लेवल पे जाके पता चलेगा कि ऐप जो है वो वर्जन में रिलीज की जाती है। क्लाइंट जब भी आपको रिक्वायरमेंट देता है तो आप कभी ये नहीं कहते हम पूरा सॉफ्टवेयर बना के आपको अभी दे देंगे। हम ऐसे कहते हैं कि जैसे अप्रैल के मंथ में हम आपको वर्जन 1.1 देंगे, जिसमें ये चीजें मिलेंगी। फिर जून में जो है हम आपको वर्जन 1.2 दे देंगे, जिसमें इन चीजों के साथ हम दो चीजें और जोड़ देंगे, दो फंक्शनैलिटी और ऐड कर देंगे। तो ऐसे फेजेस में जो है आप रिलीज करते हैं, उसमें ये वर्जन कंट्रोल काम आता है। नेक्स्ट है कोड रिव्यू। कोड रिव्यू क्या चीज है? अब कोड रिव्यू कहता है कि जब सॉफ्टवेयर डेवलपर ने कोड लिख दिया है, सॉफ्टवेयर बना दिया है, तो दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मे बी उसका सीनियर हो सकता है, मेजरली सीनियर्स ही करते हैं, कोड को रिव्यू करते हैं एक बार कि आपने जो कोड किया है वो करेक्ट है, क्लीन कोड किया हुआ है आपने, एफिशिएंट कोड किया हुआ है, ऐसा तो नहीं किया हुआ कि बस आपने बस कुछ भी जुगाड़ करके कोड करके एप्लीकेशन अभी तैयार कर दी है और अभी हल्का सा चेंज किया और ये फेल हो जाएगी। तो ये जो कोड है डेवलपर का, इसे रिव्यू किया जाता है फॉर करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस। उसके बाद ही इसे जो है आपकी मेजर एप्लीकेशन, मेन वर्जन जो होता है एप्लीकेशन का, उसमें जो है जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है आपका डेवलपमेंट फेज खत्म हो जाता है। अब यहाँ से आपने कोड वोड सब कर दिया, एक ऐप जो है बनकर तैयार हो गई है, मान लीजिए वर्जन 1.0 जो है बनके यहाँ तैयार हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, इस बनी बनाई ऐप को टेस्टिंग टीम को भेजेंगे। फिर टेस्टिंग टीम जो है इस पर टेस्टिंग परफॉर्म करेगी।
आगे आने वाली वीडियोस में हम इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। टेस्टिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मैं भी सिर्फ यहाँ ब्रीफ कर रही हूँ। सिस्टम टेस्टिंग, मैनुअल एंड ऑटोमेटेड टेस्टिंग, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है जिन्हें अलग अलग फेजेस में किया जाता है। जैसे पहले जब आप एक कंपोनेंट, मान लीजिए आपने कोड करा और कोड करके टीचर का मॉड्यूल तैयार कर दिया, तो डेवलपर क्या करेगा, अपने ही लेवल पे पहले इसकी टेस्टिंग कर लेगा, खुद ही चलाकर इसको देख लेगा। अगर इसे लगेगा कि ये ठीक चल रहा है, तो ये आगे जाके फिर इसे टेस्टिंग टीम को भेजेगा। तो ये टेस्टिंग टीम क्या करेगी, फिर ये अपने लेवल पे इसको टेस्ट करेगी। जब इनको लगेगा कि हाँ ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है या कोई एरर आ रहा था, तो ये इसे बोल के रिजॉल्व करा देंगे। फिर ये इसको आगे भेजेंगे बीटा यूजर्स को। बीटा यूजर्स का मतलब होता है ऐसे यूजर जो जिनको हम टेस्ट पर्पस के लिए, देखा है ना आपने, कभी कभी ऐप आती है बीटा वर्जन। तो बीटा वर्जन का मतलब होता है अभी हम सिर्फ आपको दे रहे हैं कि आप चला के देखो ठीक लग रहा है कि नहीं, कोई गड़बड़ हो तो हमें बता देना। तो बीटा यूजर्स को जो है ये ऐप दी जाएगी, फिर वो टेस्ट करके बताएंगे कि क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है। तो ऐसे बड़ी सारे टाइप्स की टेस्टिंग होती है जो यहाँ पे जो है परफॉर्म करी जाती है। उसमें से सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है, जब आप सारे मॉड्यूल्स को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे आप कहते हैं हमने टीचर वाला कंपोनेंट तैयार कर लिया है, एडमिन वाला कर लिया है, स्टूडेंट्स वाला कर लिया है। अब हम कहते हैं आपने अपने अपने लेवल पे तो तीनों टेस्ट करके देख लिए हैं, ठीक चल रहे हैं। अब आप इनको जोड़ जाड़ के एक एप्लीकेशन बना दो पूरी, और एक बार पूरी एप्लीकेशन को ओवरऑल टेस्ट करके देख लेना कि ये पूरा एक साथ ठीक चल रहा है कि नहीं। तो इसे कहते हैं पूरे सिस्टम की एक साथ टेस्टिंग करना इंटीग्रेशन करने के बाद। दैट इज कॉल्ड सिस्टम टेस्टिंग। मैनुअल और ऑटोमेटेड टेस्टिंग, मैनुअल का मतलब है जो खुद करते हैं टेस्टर्स, ऑटोमेटेड मतलब आप टेस्टिंग टूल्स की मदद से भी टेस्टिंग करते हैं। तो ये वाली जो सारी टेस्टिंग्स होती हैं ये इस फेज में खत्म हो जाती हैं। तो जब आप यहाँ से ओके कर देते हैं कि हमने जो है ऐप चेक कर ली है, ओके हो गई है, बिल्कुल ठीक लग रही है, जो एरर्स आ रहे थे हमने रिजॉल्व करा दिए हैं, फिर आप इसे जो है फाइनली अगले स्टेज में भेज देते हैं कि ये लो ऐप तैयार है। अब आप इसमें लास्ट स्टेज जो है परफॉर्म कर दो, जो कि है डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। डिप्लॉयमेंट का मतलब है फाइनली आप इस ऐप को पब्लिश कर दो। तो पब्लिश करने का मतलब है लाइव कर दो इसे यूजर्स के लिए, कि अब यूजर जो है रियल टाइम में इसे यूज कर पाए। और आप साथ साथ में क्या रहो, आप मेंटेनेंस में रहो। मेंटेनेंस एंड फीडबैक, ये वाला पार्ट है। तो पहले हमने क्या किया, डिप्लॉय किया। डिप्लॉयमेंट एंड ऑटोमेशन, यहाँ एक और वर्ड आ रहा है ऑटोमेशन, ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ऑटोमेशन का मतलब होता है आप ऐसे टूल्स को लगा लेते हैं जो आपको मैनुअल वर्क करने से बचा देते हैं, और वो टूल खुद ही काम कर देता है। जैसे मान लीजिए एक ऐप है, आपने उसको क्लाइंट के सर्वर पे अपलोड कर दिया कि ठीक है अब से मैंने क्लाइंट के सर्वर पे अपलोड कर दिया, ये ऐप आज से लाइव है, सब इसे चला सकते हैं। तो जब हम इसे अपलोड करते हैं ना, तो आपने कभी सुना होगा एक चीज जिसका नाम है यूनिक्स। यूनिक्स की हमें कुछ स्क्रिप्ट चलानी पड़ती हैं, जैसे कुछ कमांड्स चलानी पड़ती हैं। तो ये ऑटोमेशन क्या करता है, इस मैनुअल एफर्ट को बचा देता है, ताकि डेवलपर को जो है खुद ये स्क्रिप्ट ना चलानी पड़े। ये स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली चल जाए, यानी ये डिप्लॉयमेंट के बाद का जो मैनुअल वर्क है वो बच जाए और ये ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाए। साथ में हम क्या करते हैं, रिलीज प्लानिंग। रिलीज प्लानिंग देती है कि एक तो आपने फिलहाल जो वर्जन रिलीज किया है, आप इसके डॉक्यूमेंट्स को भी रिलीज करेंगे कि इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी अभी दी गई है, और अब जो आगे अगला वर्जन आने वाला है उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी और हम आगे इसमें जोड़कर प्रोवाइड करेंगे, और ये वर्जन हम किस टाइम के अराउंड रिलीज करेंगे। थर्ड पॉइंट कहता है मेंटेनेंस एंड फीडबैक। मेंटेनेंस मतलब ये एप्लीकेशन जो है ये क्लाइंट के सर्वर पर लाइव है, चल रही है। आपको मेंटेनेंस में रहना है कि अगर इसमें कोई क्रैश हो जाता है या कोई बग आ जाता है, कोई एरर आ जाता है, तो ऐसा ना हो कि पूरी ऐप बंद हो जाए कई दिन के लिए और आप फिर उसको ठीक कर रहे हैं। आपको मेंटेनेंस में रहना है कि विद इन मिनिमल टाइम आपको जो है उस इशू को रिजॉल्व कर देना है, ताकि ऐप चलती रहे लाइव। एंड अगर यूजर से कोई फीडबैक आ रहा है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव, तो फीडबैक पे आपको वर्क करना है, उन चीजों को ठीक करते रहना है जो फीडबैक के थ्रू आपको मिला है डेटा। तो ये थे हमारे 6 फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसी तरह आप इन पॉइंट्स को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। हर किसी का पॉइंटर याद रखिएगा, और हर किसी के बारे में आप दो दो तीन तीन लाइन में जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट विल बिल्ड अ कंप्लीट फुल फ्लेजेड आंसर फॉर दिस। साथ में आप जो है इस तरह का डायग्राम भी बना सकते हैं। वंस यू मेक द डायग्राम इट मेक्स योर आंसर वेरी क्लियर। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।